हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूरा सोल्यूशन के साथ देख रहे हैं। आगे का प्रश्न मैं करा चुका हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले उसको देखो तब जाके वीडियो देखना, ठीक है। और 50 ही क्वेश्चन आप लोगों को जितना समय बचा है बस उतना ही आप लोगों को उन्हीं प्रश्नों को याद करना, उसके बाहर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। डेट वाइज में लिख के लेकर आ रहा हूं, आप लोगों को अच्छे तरीके से सलूशन करा रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए, क्योंकि इस बार सबका हमें चाहिए 95 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। बहुत सुनहरा मौका मिला है आप लोगों को। बहुत अच्छे तरीके से मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो और सबका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि आज का पहला प्रश्न होने वाला है। इसके पहले मैं जाकर एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि पहले उस वाले वीडियो को पहले देखिए, तब जाके इस वाले वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चाहे पहले इसको ही देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न क्या है, देखो। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखो 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इस बार भी आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, वो देखने वाले हैं। तो देखो सिंपल लिखेंगे कि जैव विविधता में जो वनस्पति तथा वन्य जीवन एवं मनुष्य में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं, और इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहने का मतलब ये चीज कह रहा है कि जैव विविधता में आपके वनस्पति हुआ, वन्य जीव हुआ, मनुष्य हुआ, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनेक मानव के अनेक प्रकार की जातियां, ये सब पाई जाती हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और लिखेंगे कि मनुष्य को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव होता है, और ऐसे में जैव विविधता मनुष्य के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए जितना हो सका था उतना हमने शॉर्ट आंसर इसका देने की कोशिश किया है, ताकि देखिए पूरा तो याद हो नहीं पाएगा, आप लोगों को एक दो बार इसको पढ़ के और अपने दिमाग में फिट करके याद करके आना है। हूबहू याद नहीं कर पाएंगे, आप कभी नहीं याद कर पाएंगे, आप लोगों को अपने लॉजिक से याद करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट आप लोगों को मेन याद करके और वही एग्जाम में लिख कर और अपने से बनाकर लिख देना एग्जाम में, ठीक है। यही काम करना है, और पूरा याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ये पहला प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा, जैसा कि देख पा रहे हो 17 में, 18 में, 19 में, 22 में और 23 यहाँ पे जुड़ेगा, बहुत जल्द ही जुड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न को याद कर लेना। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो, ये तो प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, जानकारी भी होगी इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को कि चिपको आंदोलन क्या है। देखो 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, चिपको आंदोलन क्या है। तो चलिए देखते हैं चिपको आंदोलन होता क्या है। देखो चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। वन की रक्षा के लिए, जो पेड़ पौधे कट रहे थे उनकी रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन का जो सूत्रपात किए थे कौन, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, और वो भी हिमालय क्षेत्र में किया था, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे कट रहे थे, उस कटाव को रोकने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, जिसका नाम था चिपको आंदोलन। और इसके अंतर्गत देखिए क्या होता था कि लोग पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते थे। चिपक कर मतलब ये चीज होता है कि पूरा देख रेख में कि कोई पेड़ को काट ना पाए, पूरा सख्त कार्रवाई के साथ, ठीक है। वही उनका कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत लोग जो हैं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने में सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि जो स्थानीय पौधे की प्रजातियां का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आंदोलन उन्होंने चलाया था बिल्कुल सफल हुआ, ठीक है। उससे पेड़ पौधे कटने बंद हो गए। चिपको आंदोलन जो उन्होंने चलाया था, कौन, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और डेट भी हमने देखा है आप लोगों को कि 13, 14, 15, 17, 19, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो 23 में आने में वक्त ज्यादा लगेगा नहीं इसको, ठीक है। और आपके पास इसको याद किए रहेंगे तो 4 नंबर कहीं नहीं गया है आप लोगों का। चलो अगला प्रश्न देखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 16 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में आने में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। लिखेंगे कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। नदी पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण उससे हो जाता है, सिंचाई भी हो जाता है, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन भी हो जाता है, मछली पालन भी हो जाता है। और ऐसी योजनाओं को ही हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय
योजनाएं कहा जाता है। और इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो भैया कुछ हानि भी होगा, कुछ लाभ होंगे कुछ हानि होंगे, तो वही पूछा है कि लाभ और हानि बताइए। तो देखिए लाभ की बात पहले करेंगे, क्योंकि सभी लोग लाभ चाहते हैं, हम लोग भी लाभ ही देखेंगे। लाभ यह होगा कि नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है और यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि लाभ ये इसलिए होगा क्योंकि नदी पे अगर बांध बनाएंगे, सिंचाई भी कर लोगे, विद्युत उत्पादन के लिए आप लोग उपयोग होगा ही होगा, जल आपूर्ति कर लोगे, ठीक है, बाढ़ उससे नियंत्रण रहेगा, वहां पे मछली पालन भी कर सकते हो बांध बनाकर, ठीक है। तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हानि भी तो है, तो हानि भी तो देखना पड़ेगा। अब देखो हानि क्या है कि नदियों पर अगर बांध बनाने पर उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक बहाव का मतलब ये होता है कि अगर नदी इस तरह बह रही है, आपने यहाँ पे बांध बना दिया, तो इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। दिशा चेंज होने के कारण ये कहीं दूसरी दिशा में जाकर कहीं क्षति न पहुंचा दे। तो वही कह रहा है कि नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका जो प्राकृतिक बहाव है अवरुद्ध हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, जिसके कारण जो तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तलों पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। जैसे जैसे वहां पे पानी अगर आप इस तरह रोक दिए, पानी जैसे जैसे रुका जाएगा, मिट्टी के कण जमते जाएंगे और यह चट्टान का रूप धीरे धीरे धारण करने लगेगा, ठीक है। वही कह रहा है कि नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों को नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि बांध बनाने से दिशाएं मुड़ जाती हैं, जहां पे आवश्यकता होती है पानी की वहां पानी पहुंच नहीं पाता, जिससे फसल नहीं हो पाएगी, बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये हानियां हैं भैया। तो कुछ लाभ था कुछ हानि था, हमने बता दिया आपको, अच्छे तरीके से नोट कर लो और अपने दिमाग से अपने तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। तो चलिए जानते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, लगातार ये पूछा आ रहा है, 15, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में 100% आएगा, ठीक है, कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तर्क देना है, देखते हैं, सिंपल लिख के लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। जरूरी तो है किस लिए, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा है कम हो जाता है और ये सामाजिक टकराव जो है हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है और इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा होता है और बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए हमें क्या होती है कि सत्ता की जरूरत होती है और सत्ता की बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी ठीक है। अब देखो ये प्रश्न है, अब आप सोचोगे गुरुजी याद कैसे करें, इतना डिफिकल्ट है। तो देखिए याद करना की कोई उपाय नहीं भैया, रट्टा मार लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रट्टा मार पाओगे तो कुछ उसके मेन पॉइंट्स याद कर लो, कुछ इसके तरीका याद कर लो कि एग्जाम में आएगा तो कुछ ना कुछ बनाकर लिख देना, यही तरीका होता है याद करने का। दो ही ऑप्शन होगा, या तो पूरा का पूरा याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो पा रहा है तो उसके बारे में समझ लो और यही समझदारी एग्जाम में अपना पेश कर देना, तो उसी तरह लिख के बनाकर कुछ ना कुछ लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, यही ऑप्शन ही है और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो लेकिन याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट तो भी एग्जाम में तो आएगा। अब आपकी मर्जी याद किए रहोगे या नहीं किए रहोगे, लेकिन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, तैयार रहना इसके लिए। अगला प्रश्न देखो, संघवाद क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 13 से स्टार्ट हुआ है, 14, 15, 16, 18, 20, 22 लगातार पूछते आ रहा है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आएगा, बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो संघवाद हेडिंग डालोगे, लिखोगे संघवाद होता क्या है। देखो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी जाती है। देखो संघवाद सरकार का एक रूप होता है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार उनके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बढ़ जाती है। जैसे में अब हम देखेंगे संघवाद की प्रमुख विशेषताएं, तो देखिए संघवाद की तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग विशेषता, कम से कम तो 5 तो विशेषता लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। तो पहला विशेषता जल्दी जल्दी नोट करो, पहला यह है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है, यहाँ पे सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है, तो सिंपल याद कर लोगे। दूसरा क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें जो हैं
एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करेंगी, पर कानून बनाने पर और कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखो कितना अच्छी बात है कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक पे काम करेंगी, एक ही समूह पर शासन करेंगी, पर कानून बनाना होगा, अगर कर वसूलना होगा, प्रशासन की बात आए तो उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तीसरा यह है कि विभिन्न स्तरों की जो सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। मतलब इसके जो अधिकार के क्षेत्र हैं वो आपके संविधान में लिखित हैं, और इसलिए उसके स्तर के जो अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी है वो क्या होती है, सुरक्षा देता है उसको। ठीक है, संविधान। चौथा देखिए इसका क्या है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। अगर मौलिक संविधान में जो मौलिक प्रावधान है अगर उसको बदलना होगा तो किसी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। बहुत अच्छी पॉइंट है। ठीक है, और पांचवा इसका यह है कि जो वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की जो सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं, सबके अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। ठीक है, तो ये 5 हमने आप लोगों को विशेषता बता दिया, आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, और ये प्रश्न कंप्लीट होता हुआ एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए 15 में, 16 में, 17 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है पहले समझने की कोशिश करो। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। देखते हैं उत्तर में लिखेंगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी प्राधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। मतलब 3 सूची में इसका विवरण किया गया है। ठीक है, इसके विभाजन का। पहला संघ सूची। संघ सूची क्या होता है कि इसमें प्रतिरक्षा और विदेश बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। देखिए संघ सूची में क्या होता है कि जो इसमें प्रतिरक्षा की बात हो, चाहे विदेश बैंक की बात हो, चाहे संचार मुद्रा जो भी हो, उसको राष्ट्रीय महत्व के विषय में यह संघ सूची बनाई गई है, और इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, और दूसरा आता है राज्य सूची। ठीक है, देखिए राज्य सूची में क्या होता है कि इसमें पुलिस आते हैं, व्यापार और वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय में आते हैं, और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। इसमें तो आपको केंद्र सरकार को है संघ सूची बनाने में, लेकिन राज्य सूची बनाने में राज्य सरकार को है। इसमें क्या आता है तो पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा है समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची क्या होता है कि इसमें शिक्षा हुआ, वन हुआ, मजदूर संघ हुआ, विवाह हुआ जैसे विषय शामिल होते हैं, और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र को और राज्य दोनों सरकार को होती है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। लेकिन दोनों में अगर टकराव हो जाए कि केंद्र सरकार की बात मानी जाए या राज्य सरकार की, तो उसमें केंद्र सरकार की ही कानून जो व्यवस्था होती है उसका मान्य होता है। जो वो अपने पक्ष में डिसीजन लेता है केंद्र सरकार, वही लागू होता है। तो देखो यहाँ पे 3 हमने विशेषता बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 दशाओं का वर्णन कीजिए। देखिए 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 दशाओं का वर्णन करना है। ठीक है, लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की जो सफलता के लिए आवश्यक 4 दशाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहला तो आपका निष्पक्ष प्रेस होता है। निष्पक्ष प्रेस क्या होता है कि लोकतंत्र की जो सफलता के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि प्रेस जो होता है दलों और पूंजीपतियों से स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ताकि वह सच्चे समाचार दे सके, और स्वस्थ जनपद निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रेस देखिए ईमानदार और निष्पक्ष और संकुचित सांप्रदायिकता भावनाओं से ऊपर हो। तो देखिए निष्पक्ष ये प्रेस आप लोगों का जो कि पहली दशा थी, और इसमें आप लोगों ने देखा कि जो लोकतंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो पूंजीपतियों लोग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और सच्चे समाचार दे सकें, इसलिए यह प्रेस बनाया गया। और स्वस्थ जनपद निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है, और प्रेस ईमानदार और निष्पक्ष संकुचित सांप्रदायिकता भावना से ऊपर है। तो देखिए जो
मेन पॉइंट पढ़ रहा हूँ वही पॉइंट आपको याद करना है और एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगर याद करने की क्षमता है तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। नहीं याद करने की क्षमता है तो दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और वही दिमाग में रखिए। एग्जाम में जैसे आता है बना के लिख के चले आना, ठीक है। यही तरीका होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, दूसरा है गरीबी का अंत। पहला तो निष्पक्ष प्रेस था और दूसरा है गरीबी का अंत। गरीबी का अंत में लिखे हुए कि लोकतंत्र की जो सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी का अंत किया जाए और जनता को भरपेट भोजन मिले और मजदूरों का शोषण न हो तथा समाज में आर्थिक समानता हो। इसको तो अपने तरीके से लिख दोगे क्योंकि गरीबी का अंत आप लोग जानते हो। वही कह रहा है कि गरीबी के अंत में कि गरीबी का अंत किया जाना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, और जरूरी भी है। और जो भी लोग हैं उसको भरपेट भोजन मिलना चाहिए और मजदूरों का शोषण न हो, उनको काम मिलना चाहिए, ठीक है। और यही समाज में आर्थिक समानता हो, ठीक है। तो गरीबी का अंत वाला टॉपिक तो आप लिख ही दोगे अपने तरीके से क्योंकि सिंपल है। तीसरा जो है वह है आप लोगों का कि राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना। अब देखेंगे कि राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित होना क्या होता है कि लोकतंत्र की जो सफलता में जो राजनीतिक दलों का विशेष साथ होता है। राजनीतिक दल जो होता है धर्म और जाति पर आधारित न होकर आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर भी आधारित होना चाहिए, ठीक है। ये आपका तीसरा है। चौथा हेडिंग डालोगे नागरिकों का उच्च चरित्र, ये लास्ट हेडिंग है, नागरिकों का उच्च चरित्र। इसमें लिखोगे कि लोकतंत्र की जो सफलता के लिए नागरिकों का जो चरित्र होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए और नागरिकों में जो सामाजिक एकता की भावना होनी चाहिए, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें प्रत्येक समस्या पर राष्ट्रीय हित से सोचना चाहिए और उच्च चरित्र का नागरिक अपना मत नहीं बेचता है, ठीक है। और न ही झूठी बातों का क्या करता है, प्रचार करता है। वही उन्हीं बातों तथा सिद्धांतों का साथ देता है जिन्हें वो क्या करता है, वो ठीक समझता है। तो ये नागरिकों का उच्च चरित्र होना चाहिए, ठीक है। वो अपने काम पे अड़िग होना चाहिए और जो जिसके हित में बात हो उसी हित की बात में करना चाहिए उसको। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो ये 4 हेडिंग था, चारों हेडिंग आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिएगा क्योंकि ये 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और देख पा रहे हो लगातार ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो यह प्रश्न 6 नंबर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 2023 के लिए। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। जो विकसित देश हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि विकसित देश हैं, 3, कम से कम 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि जिन देशों ने प्राकृतिक संस्थानों तथा तकनीकी के ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है वो विकसित देश कहलाते हैं। विकसित देश का मतलब कहाँ, जहाँ पे तकनीकी टेक्नोलॉजी ज्यादा हो, आर्थिक विकास वहां पे ज्यादा हो, ठीक है, वो विकसित देश कहलाता है, ठीक है। और जैसे में ब्रिटेन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, जापान, जर्मनी, विकसित देशों के ये 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। देखो ब्रिटेन, जो आपका अमेरिका है, जापान है, जर्मनी, ये सभी लोग विकसित देश है क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक संस्था, टेक्नोलॉजी हुआ, आर्थिक विकास हुआ, सब लोग उच्च स्तर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखने वाले हैं। तो देखो पहला तो विशेषता यह है कि उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ठीक है। लिखोगे इसमें कि देखिए प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होता है क्योंकि पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश की आर्थिक विकास की कुंजी होती है और विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। और यही कारण है कि जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकों का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकसित किया है, इसी टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। तो देखिए उन लोगों के पास आर्थिक विकास को लक्ष्य प्राप्त करने के सफल होने की यहाँ पे उन लोगों का बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान और उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकसित हुए हैं लोग। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को ना, तो ये मेन पॉइंट है जो पढ़ रहा हूँ, यही पॉइंट आप लोगों को याद करना है। हालांकि आप तो पूरा लिखोगे और 1-2 बार अपने से पढ़ना, अपने दिमाग से सोचना, आपको जैसे सुविधा लगे कि हम मैं इस प्रश्न में क्या याद करूंगा, कौन से मेन पॉइंट है, कैसे याद करूंगा, उस प्रकार आप याद करना। हालांकि मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अब आपका तरीका क्या है, कौन से पॉइंट आप याद करोगे, एग्जाम में लिखोगे, वो अपने तरीके से याद करना, ठीक है। तो ये तो पहली हेडिंग थी, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग हेडिंग लिखेंगे क्योंकि 3 बताना है, पहला विशेषता था, तीसरा विशेषता यहाँ पे। देखिए दूसरा यह है कि वृहत स्तर पर औद्योगिकरण, ठीक है। वृहत स्तर पर औद्योगिकरण क्या होता है कि सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना वृहत स्तर पर कर ली है। बड़े स्तर पर मतलब जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, जापान हुआ, जर्मनी, ये सभी देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। और इन देशों में देखिए लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग हुआ, आपका इंजीनियरिंग उद्योग हुआ, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग,
निर्माण उद्योग और वायुयान निर्माण उद्योग आदि तीव्र आदि से विकसित हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम है कि हम लोग किस पे वर्क करना है, तो इसलिए वो लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं। तो वृहत स्तर पर औद्योगिकरण है। और इसके बाद अगर तीसरे हेडिंग बात करें तो अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था, इसी में हम लोग लिखेंगे। देखिए, विकसित देशों में जो यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास है वो उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में देखिए सड़क, वृहत रेल पथों जाल बिछा है। ट्रांस अराइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है, आपको मालूम है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन जैसे नदियों, झीलों, नहरों आदि बहुत अलग अलग तरीके के अतिरिक्त स्वचालित मोटर गाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बी हुआ, आधुनिक जलयानों हुआ, हवाई जहाज बड़े बड़े इन देशों एक दूसरे के निकट ला दिए हैं। और इन देशों में संचार साधनों भी अत्यधिक विकास हुआ है। ठीक है, ये अत्यधिक विकसित में आप लोग लिखना। अत्यधिक अगर विकास किन क्षेत्रों में हुआ है तो इन सारे क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 3 विशेषता लिखना था, तीनों हमने बता दिया अच्छे तरीके से। दिख भी रहा आप लोगों को, बस नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2022 में प्रश्न और बहुत सत्रों में प्रश्न पूछा गया है। सबको मालूम है कि इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए लिखेंगे इसमें कि केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया, और इसे ही हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे बोलते हैं नरेगा 2005 भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि 200 जिलों में कम से कम यहाँ पे काम करने के लिए कानून बनाया गया है कि 200 जिलों में काम होगा। ठीक है, और इसी का नाम दिया गया नरेगा। इसके प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम के योग्य हैं, उन्हें 100 दिन के लिए सालाना, ठीक है, वर्ष में 100 दिन तक काम उनको मिलेगा। वो सरकार देगी काम, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मजदूरी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने वादा यह किया कि अगर हम काम नहीं दिलवाते हैं तो भाई हम रोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है, और तीसरा कारण यह था कि इस अधिनियम में उन कामों की वरीयता दी जाएगी जिनमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने की मदद मिलेगी। अगर भविष्य में अगर उत्पादन बढ़ाने की मदद मिलेगी तो वहां पे वरीयता उनको दी जाएगी भविष्य में। ठीक है, उनके कामों के लिए। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए, हमने बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड है। ठीक है, बस आप लोगों को लिखना है, याद करके एग्जाम में पहुंचना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। ईमानदारी से इन सारे प्रश्नों को नोट करके और नोट्स बना लेना और डेली पढ़ना है इसको। ठीक है, और ये एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।